नमस्कार साथियों, मैं बीके सोलंकी आप सभी का क्लास 10th साइंस की स्पेशल क्लासेस में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। तो प्रीवियस क्लास में हमने असंतुलित रासायनिक समीकरण तक समझ लिया था। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और हमने समीकरण को भी समझ लिया था कि समीकरण किसे कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर ली थी। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर ली थी। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें बाईं ओर तथा दाईं ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कॉपर और ऑक्सीजन दोनों को मिला दिया जाए तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, लेकिन ये एक कैसा समीकरण है? ये गलत समीकरण है और ये असंतुलित समीकरण है, इसलिए इसे हम असंतुलित समीकरण में उदाहरण में रख दिया है। अगर यहाँ पर हम ऑक्सीजन को 2 कर देते तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण होता। हमने इसको बैलेंस नहीं किया है क्योंकि असंतुलित रासायनिक समीकरण का हमें उदाहरण देना है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आगे सीखते हैं हम, आगे क्या दिया है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम समझ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे और कोई अलग पदार्थ बनाएंगे जिसके गुण कैसे होंगे? नए गुण होंगे, तो उस क्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर ये कॉपर है और ये है ऑक्सीजन। जब कॉपर और ऑक्सीजन मिलेंगी तो CuO का निर्माण होगा, जो कि क्या है? कॉपर ऑक्साइड एक नया पदार्थ है और कॉपर ऑक्साइड के गुण इन दोनों के गुणों से बिल्कुल अलग होंगे। तो ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने इसको बैलेंस कर लिया है। यहाँ 2 लगा के ऑक्सीजन भी 2 हो गए और Cu भी 2 हो गए। इधर हमने इसको 2 लगा दिया तो इधर भी कॉपर 2 हो गए और इस प्रकार हमने इसको बैलेंस कर दिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आई होप आपको यहाँ तक ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार हैं और उनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो उन पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। संयोजन शब्द से ही मतलब स्पष्ट हो रहा है संयुक्त होना, मिलना, और इन अभिक्रियाओं को मैंने आपको पहले ही बेसिक क्लास में अच्छे से समझा दिया है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 पदार्थ मिलके किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर ये संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है कोयले का दहन। जो कोयले का दहन है वो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का
सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ ये है कार्बन और ये है ऑक्सीजन, क्योंकि किसी भी चीज़ का जब दहन होता है, दहन यानी जलना, जब कोई चीज़ जलती है तो वो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। यहाँ पर ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। तो ये जो दोनों कार्बन और ऑक्सीजन हैं, ये दोनों संयुक्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गए, तो ये दोनों अभिकारक हो गए, ये दोनों हो गए अभिकारक। लेफ्ट साइड में अभिकारक होती हैं और ये हो गया उत्पाद। तो एकल उत्पाद का निर्माण कर दिया, यानी एक उत्पाद का निर्माण कर दिया, तो इसे हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण बोलते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद संयोजन अभिक्रिया का अगला उदाहरण समझ लेते हैं। तो अगला उदाहरण है जल का निर्माण। जल का निर्माण भी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का संयोजन होता है तब H2O जल का निर्माण होता है। इधर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 4 हैं और इधर राइट साइड में भी हाइड्रोजन 4 हैं। इस प्रकार ये समीकरण हमारा बैलेंस हो चुका है। और ऑक्सीजन इधर लेफ्ट साइड में भी 2 हैं और इधर राइट साइड में भी 2 ऑक्सीजन हैं। अगला एग्जाम्पल है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण। सल्फर डाई गैस का निर्माण भी एक संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। यहाँ सल्फर एक गैस है इसलिए हमने ये कोष्टक में G रख दिया है, और ऑक्सीजन भी एक गैस है इसलिए कोष्टक में G रख दिया है, जिससे इसके संयोजन से ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे हमें उदाहरण सहित समझाना है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं में ताप में वृद्धि होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्मा भी बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब ऊष्मा बाहर निकलेगी तो ताप में वृद्धि वैसे ही होनी है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। और उत्पाद का निर्माण तो हर रासायनिक अभिक्रिया में होता है, लेकिन उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ताप में वृद्धि होती है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, उनको हम समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है इसका प्राकृतिक गैस का दहन। अब प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं, तो जो मीथेन गैस होती है उसे हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। मीथेन गैस को हम प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसे प्राकृतिक गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधों की पत्तियों और दलदली जगहों पर ये गैस बनती है। जैसे गोबर से भी बनती है, किसी स्थान पर पेड़ पौधों की पत्तियों और कई पौधों के छिलकों वगैरह और गोबर की खाद को सड़ा दिया जाए तो वहाँ पर प्राकृतिक गैस मीथेन का निर्माण होता है। और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। जब प्राकृतिक गैस का हम दहन करते हैं, दहन करने का मतलब है उसे जलाना। प्राकृतिक गैस का जब दहन करते हैं, दहन का मतलब जलाना। कोई भी वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल सकती है। यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो वह वस्तु बिल्कुल नहीं जलेगी।
इसलिए प्राकृतिक गैस का दहन कराएंगे तो उसमें ऑक्सीजन भी साथ में लेंगे, ऑक्सीजन की भी उसमें प्रेजेंस होगी। जब प्राकृतिक गैस का दहन कराएंगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी और जल अलग हो जाएगा और ऊष्मा भी कुछ बाहर निकलेगी। और जाहिर सी बात है, जब प्राकृतिक गैस का दहन करेंगे तो ऊष्मा तो बाहर निकलनी है। यहाँ पर इधर कार्बन का एक अणु है और लेफ्ट साइड में भी कार्बन का एक अणु है। कार्बन की बैलेंसिंग पूरी है। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के 4 अणु हैं और राइट साइड में 2 दूनी 4, ये 2 और दूनी 4 हाइड्रोजन के 4 अणु हो गए, इसलिए राइट साइड में भी बैलेंसिंग पूरी हो गई। इस प्रकार ये समीकरण हमारा बैलेंस समीकरण हो चुका है। तो प्राकृतिक गैस का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, तो अगला एग्जाम्पल है हमारा कि जब बिना बुझे चूने को हम जल में घोलते हैं तो क्या मिलता है। CaO, ये है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, इसका मतलब है कि जो हम मार्केट से कलई लेके आते हैं उसे देहाती भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में कलई बोलते हैं, उसे चूना पत्थर बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है CaO। तो ये है बिना बुझा चूना। जब बिना बुझे चूने को कलई को हम जल में डालते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ताप में वृद्धि होती है। ये है CaO बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र। जब इसे हम जल में डालते हैं तो हमें बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस प्राप्त होता है। क्योंकि यह एक जलीय विलयन है इसलिए कोष्टक में हमने AQ रख दिया है। इसे कहते हैं हम बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। ये है बुझे हुए चूने का फॉर्मूला। CaO बिना बुझा चूना, CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना। तो आप अपनी नोटबुक में इन दोनों के नाम भी लिख लेना। बिना बुझे चूने को जब हम जल में डालते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है और ऊष्मा बाहर निकलती है। इसे प्रैक्टिकली रूप से समझें तो जब हम कलई को पानी में डालते हैं तो जिस बर्तन में डालते हैं वह बर्तन भी गर्म हो जाता है और उस बर्तन से हमें हीट प्रोड्यूस होने लगती है। ऐसा अनुभव होता है, इससे है हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उत्तम उदाहरण है। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम समझ लेते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे हमें उदाहरण सहित समझाना है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में समझ लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है छेपना यानी बाहर निकालना। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलेगी, लेकिन ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। अब किस रूप में ऊष्मा या एनर्जी का उत्सर्जन होगा तो उसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं में ताप में कमी होती है। अब जाहिर सी बात है, जब ऊष्मा का अवशोषण होगा, ऊष्मा का एब्जॉर्वेशन होगा, ऊष्मा खर्च होती चली जाएगी तो ताप में बिल्कुल कमी आएगी, ऊष्मा में बिल्कुल कमी आएगी। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिनमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किस रूप में, ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में या फिर विद्युत ऊर्जा के रूप में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या तो ऊष्मा के रूप में
या प्रकाश के रूप में या विद्युत ऊर्जा के रूप में हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं में ताप में कमी होती है। आई होप आपको ये परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। इस परिभाषा को हम उदाहरण के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। पहला इसका एग्जाम्पल है AgCl। जब AgCl को हम सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में लाएंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लाएंगे, AgCl को बोलते हैं हम सिल्वर क्लोराइड। AgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड और AgBr को बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। AgCl को सिल्वर क्लोराइड और AgBr को बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। जब AgCl को हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लाते हैं तो Ag अलग हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। तो इसमें हमें AgCl को तोड़ने के लिए हमें प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। यहाँ पर AgBr है, AgBr को तोड़ने के लिए भी हमें प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो Ag सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमीन गैस अलग हो गई। इस प्रकार ये दोनों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के एक अच्छे उदाहरण हैं। AgCl को सिल्वर क्लोराइड कहते हैं, AgBr को सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। यहाँ मैं इनके नाम लिख देता हूँ। इसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और AgBr को कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा, ये लिखा है सिल्वर क्लोराइड और ये लिखा है सिल्वर ब्रोमाइड। और Ag को बोलते हम सिल्वर क्लोरीन, ये क्लोरीन गैस है, ये सिल्वर है, ये ब्रोमीन गैस है। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने इन एग्जाम्पल को बैलेंस भी कर लिया है। इधर राइट साइड में Ag और Cl 2 हैं और इधर भी ये 2 हैं। इधर राइट साइड में Ag और ब्रोमीन 2 हैं और इधर लेफ्ट साइड में भी 2 हैं। अब इसका मैंने एक आसान सा उदाहरण एक और लिया है। जब हम बर्फ़ को हीट देते हैं, बर्फ़ को गर्माहट देते हैं, तो बर्फ़ को जब हम गर्माहट देते हैं तो वह जल में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये है भौतिक परिवर्तन। मैंने इसको आपको आसानी से समझाने के लिए एग्जाम्पल में रख लिया है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। मैंने आपको जब बुक रीडिंग करवाई थी तब समझ आया था कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी पदार्थ के रंग, रूप, आकार, आयतन या माप में ही बदलाव होता है, कोई भी नए गुणों वाला पदार्थ नहीं बनता है। जब नए गुण वाला पदार्थ नहीं बनता है तो उसे ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और बनने वाले पदार्थ से पुनः वापस उसी अवस्था में आया जा सकता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक बार नया गुण वाला पदार्थ बन गया तो वापस उस स्थिति में लौटना असंभव होगा। जैसे दूध से यदि दही बन जाए तो दही से पुनः दूध बनाना असंभव है, इसलिए दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है और बर्फ से जल का बनना एक भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा।
इस प्रकार दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि बर्फ से जल का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल से पुनः बर्फ को बनाया जा सकता है और बर्फ से पुनः जल को बनाया जा सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इन दोनों अभिक्रियाओं में कुछ अंतर भी पढ़ लेते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में हम अंतर भी पढ़ लेते हैं। यदि आपने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को अच्छे से समझ लिया है तो अंतर बिल्कुल आसान हो जाएंगे, अंतर को समझना बिल्कुल आसान होगा। तो आइए इनके कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझ लेते हैं। पहला अंतर क्या है, एक तरफ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया लिखेंगे और दूसरी तरफ ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में पहला अंतर क्या है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है और इसमें ऊष्मा की कमी आती चली जाती है। अगला पॉइंट है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप में वृद्धि होती है। यदि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो ताप में वृद्धि होनी है, ताप में वृद्धि होनी है, ऊष्मा बाहर निकलेगी तो ताप में वृद्धि होनी है। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या है, तो इसमें ताप में कमी होती है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा एब्जॉर्ब होती है, इस प्रकार इसके ताप में कमी होती चली जाती है। और इसके लास्ट पॉइंट में हम एक एक एग्जाम्पल लिख देंगे, तो इस प्रकार ही हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। पहला एग्जाम्पल तो हमने दे दिया, जब बिना बुझे चूने को हम जल में मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है और ऊष्मा बाहर निकलती है। इस एग्जाम्पल को हमने अच्छे से समझ लिया है पहले ही। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल दे देंगे। AgCl को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लाएंगे तो Ag अलग हो जाएगी और Cl अलग हो जाएगी, सिल्वर अलग हो जाएगी और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। आई होप आपको आज की क्लास के ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर टुडे। आज के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।